Welcome back to Nine classes and this is Naishri. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 25 सितंबर का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपसे है, भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह लोकोमोटिव और ट्रेन पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित कर रहा है। इसने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया है? किसको विकसित किया है? RTIS को किसके सहयोग से आपकी भारतीय रेलवे ने विकसित किया है, आपसे ये पूछा गया है। पहले तो आपको RTIS का पूरा नाम पता होना चाहिए, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और भारतीय रेलवे ने RTIS को आपका जो है बेसिकली इसरो के साथ आपका जो है इसरो के सहयोग से इसको विकसित किया है। किसके? इसरो के, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप क्या कहते हैं? इसरो कहते हैं। ठीक। और अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। आप सभी को पता ही होगा इसरो के बारे में। और अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसरो की जो स्थापना आपकी की गई थी बेसिकली वो आपकी 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो आपके S सोमनाथ जी हैं। कौन है? S सोमनाथ। ठीक है। संस्थापक कौन थे इसरो के? तो इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई जी। विक्रम साराभाई। ठीक, याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में भारत किस वर्ष अपनी पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके ग्रेटर नोएडा में जो आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, इसमें भारत किस वर्ष अपने जो है पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की आपकी जो है रेस की मेज़बानी करेगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा 2023 में। कब? 2023 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आपका यह जो है 2023, यह 2023 2024 से 2030 2031 तक आयोजित किया जाएगा। इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। डॉक्टर राजीव बहाल को सितंबर 2022 में, कब? सितंबर 2022 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, क्या? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे आप क्या कहते हैं? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या कहते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके महानिदेशक और आपके जो हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उपरोक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक, तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से विकल्प आपका सही होगा। ठीक है। तो आपसे ये है, CMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है, ये कहा गया है आपसे। नेक्स्ट जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना 2011 में हुई। राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उपरोक्त सभी, आपको पता है इनमें से कौन सा कथन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो पहला आपको कथन दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, जो पहला कथन आपसे कहा गया है कि आपका CMR जो है जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है। ठीक है। और आपका जो दूसरा पॉइंट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना 2011 में हुई थी, ये आपका कथन सही नहीं है, ये आपका गलत है। राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए महानिदेशक के रूप में चुना गया, ये कथन सही है। यानी कि पहला और आपका तीसरा जो है यहाँ पर जो दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी का आपका दूसरा वाला करेक्ट नहीं है। ओके।
और ये जो राजीव बहल जी हैं ये आपके वर्तमान में जिनेवा में जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसमें कार्यरत हैं। किसमें? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे आपके राजीव बहल जी। ठीक। अगर मैं बात करूं आपसे ICMR की, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, ICMR। पहले तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ये दिखता नहीं है आप लोगों को। ICMR की जो स्थापना की गई थी तो वो कब की गई थी? ICMR की स्थापना 1911 में की गई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जैसे नियुक्तियाँ आपने पढ़ी हैं ना, तो नियुक्ति से संबंधित है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहीं पर आपको फटाफट से बता देती हूँ। याद रखिएगा, आपके थाईलैंड में भारत का अगला जो राजदूत चुना गया है, कहाँ पर? थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत। हालांकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर आपको याद रखना है। जो आपका अगला राजदूत चुना गया है वो नागेश सिंह को चुना गया है। किसको? नागेश सिंह जी को चुना गया है। ये आपके एक जो है 1995 बैच के आपके भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं ये नागेश सिंह जी। ठीक। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि यूनाइटेड किंगडम में, कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त का मतलब क्या है? उच्चायुक्त का मतलब होता है कमिश्नर। ठीक है, याद रखिएगा, कमिश्नर, हाई कमिश्नर। ठीक है, उच्चायुक्त है तो हाई कमिश्नर होगा, हाई, COSSIONER, हाई कमिश्नर। इन्हें जो है यूके के भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, विक्रम के दोराई स्वामी को। किसको? विक्रम के दोराई स्वामी, विक्रम के दोराई स्वामी को। ठीक। दिल्ली का नया जो पुलिस आयुक्त है वो किसको नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा। किसको? संजय अरोड़ा को। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। संजय अरोड़ा जी को दिल्ली का नया उच्चायुक्त, दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। पुलिस आयुक्त जो है इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त कहाँ पर? बांग्लादेश में नया। अब आपका अगला जो उच्चायुक्त होगा वो कौन होगा? तो याद रखिएगा, आपका अगला उच्चायुक्त के रूप में आपके बांग्लादेश में प्रणय कुमार वर्मा जी। कौन? प्रणय कुमार वर्मा जी को आपका नियुक्त किया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपके IAS अधिकारी और आपके पूर्व पेयजल और स्वच्छता सचिव जो थे परमेश्वरन अय्यर, कौन थे? परमेश्वरन अय्यर को आप सभी को जो है जानना होगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति आयोग का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये जो है नियुक्त किए गए हैं। किसके? नीति आयोग के अगले जो आपके हैं नीति आयोग का नया कहें या फिर अगला कहें, नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन कार्यों को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र का विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो इस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है, आपको बताना है। जो आपके फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं इनके विपणन कार्य जो हैं इनको विनियमित करने के लिए एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार करने के लिए एक आपके 5 सदस्यों की कमेटी गठित की गई। इन 5 सदस्यों में आपके अध्यक्ष जो हैं वो किसको नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष जो हैं आपके VK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसको? VK गुप्ता जी को आपका नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ठीक। और समिति में अगर अन्य सदस्य आप याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो पूछा नहीं जाता है वैसे, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इस समिति में कौन आपका नहीं है। फिर भी तो एक माइंड में रख सकते हैं कि आप S अपर्णा जो है इसमें है, आपकी S अपर्णा। ठीक है। और कौन है आपकी? राजेश भूषण, S अपर्णा, राजेश भूषण है। नितिन गुप्ता जी हैं। नितिन गुप्ता आपके अन्य सदस्य के रूप में हैं। ठीक। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे नीति आयोग की, किसकी? नीति आयोग की,
तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है आप सभी को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हैं तो याद हो जाना चाहिए। 1 जनवरी 2015 को इनका गठन हुआ था। कब? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर इनका गठन हुआ था। किसके स्थान पर? योजना आयोग जो थे, योजना आयोग के स्थान पर इनका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर्स इनका कहाँ पर है? तो इनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मैंने बताया था इनके अध्यक्ष वही होते हैं जो वर्तमान में हमारे पीएम होंगे। तो हमारे वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो आपके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अभी आपको बताया गया है सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर जी हैं। परमेश्वरन अय्यर, ऊपर अभी आप पढ़ के आए हैं, परमेश्वरन अय्यर जी हैं। क्या है? इनके सीईओ हैं नीति आयोग के। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको आपका आंसर मिल ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इस पुस्तक को आपको भूलना नहीं है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो एम वेंकैया नायडू, आपके अनुराग ठाकुर और आरिफ मोहम्मद खान, इन 3 लोगों ने आपका किया हुआ है। सो याद रखिएगा आप लोग। 23 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आपके आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया गया। तो ये क्या है? आपके मोदी जी के द्वारा जो भाषण दिए गए, उनके चुनिंदा जो भाषण हैं उन सभी का एक संग्रह दिया गया है। इस पुस्तक का नाम रखा गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? तो ये आपका जो है एक पुस्तक का नाम दिया गया है और इसका जो विमोचन है वो आपके उपराष्ट्रपति जो है हमारे कौन थे? पूर्व उपराष्ट्रपति थे ये हमारे, पूर्व उपराष्ट्रपति जी हैं ये हमारे। ठीक है, तो एम वेंकैया नायडू और केरल के राज्यपाल आपके जो हैं आरिफ मोहम्मद खान है। ये कौन है? केरल के राज्यपाल हैं, केरल के राज्यपाल हैं। और हमारे ठाकुर साहब कौन है? तो इतनी बार आप पढ़ चुके हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं हमारी। कौन है? इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं हमारे कौन? अनुराग ठाकुर जी। तो इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। क्या किया गया? विमोचन किया गया। विमोचन का मतलब क्या आप समझते हैं? विमोचन का मतलब होता है रिलीज से मतलब होता है। क्या होता है? रिलीज। जैसे पिक्चर रिलीज होती है ना, तो हम क्या कहेंगे? पिक्चर का विमोचन हुआ है ना? याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग फटाफट से जो आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे है ये पुस्तक। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। कौन है? भास्कर चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा, भास्कर चट्टोपाध्याय। अगला जो आपको बुक याद रखना है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जे सिंह की ये पुस्तक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। ये किसकी पुस्तक है? तो ये जे सिंह की पुस्तक है। किसकी? जे सिंह जी की पुस्तक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको क्रंच टाइम एक पुस्तक बताई थी, क्रंच टाइम के नाम से, तो ये भी याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो ये जो पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, डॉक्टर श्री राम चोलिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। किसकी? डॉक्टर श्री राम चोलिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और याद रखिएगा महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ये पुस्तक जो आपकी लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई? उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो ये आपके जो है A.D. मानिक के द्वारा लिखी गई है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की किसके द्वारा लिखी गई? A.D. मानिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? फियरलेस गवर्नेंस आप सभी को पता होगा, किरण बेदी मैम के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किरण बेदी मैम। ठीक है, किरण बेदी।
याद रखिएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। इतनी बार आपको इसका रिवीजन करवा चुकी हूँ। गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह, नवदीप लिखा है, ठीक है, नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल। ठीक। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये पुस्तक किसने लिखी? तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ऑफ बिरसा मुंडा। थोड़ा बहुत याद आ रहा है आप लोगों को कि बस मैं हवा में ही पढ़ाते जा रही हूँ? मुझे तो समझ में ही नहीं आता आप लोगों को मतलब याद आ रहा है कि नहीं। कोई बताता भी नहीं कि हाँ मैम थोड़ा बहुत मुझे याद आता है। तो ये तुहिन ए सिन्हा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और एक और मैंने आपको नाम बताया था, अंकिता वर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? अंकिता वर्मा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। पहला तो मैं इंग्लिश में लिख रही क्योंकि हिंदी में लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है और आप लोग इंग्लिश में ही बुक्स को पढ़ा करिए, लेकिन मुझे इसलिए बताना पड़ता है ताकि मतलब दिक्कत ना हो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोस द अनटोल्ड बोस द अनटोल्ड स्टोरी। पूरा पुस्तक थोड़ी याद रखनी होती है आपको, खाली इतना याद रखना है ये जो बोस नाम की जो पुस्तक है वो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई, खाली इतना ही याद रखना है, ठीक है। ऑफ एन इनकन्वीनियंट, INCONVENIENT इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, NATIONALIST। ये किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष, CHANDRACHUR, चंद्रचूड़ घोष, GHOSE घोष। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। सो इतनी चीज़ें अभी आपको याद रखना है। आई थिंक अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि निम्नलिखित में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि किसको आपका जो है सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? दिलीप तिर्की को। किसको? दिलीप तिर्की जी को आपका नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी हॉकी इंडिया की, किसकी? हॉकी इंडिया की, हॉकी इंडिया। आइए समझते हैं हॉकी इंडिया के बारे में। हॉकी इंडिया जो है आपका, इनकी स्थापना जो की हुई थी वो कब की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा 2009, याद रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स इनके न्यू दिल्ली में है। और इनके CEO कौन है? तो एलेना नॉर्मन है। कौन है? एलेना नॉर्मन है, एलेना नॉर्मन, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अभी मुझे याद आया है। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक जो है जनरल अवेयरनेस का वीडियो दिया था, उसमें देखना मैंने आपको SCO बताया था। किसका? SCO के बारे में बताया था। और मैंने इनका जो गठन है आपको क्या बताया है? 2003 बता दिया है ना। तो इसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं वैसे एक वीडियो में और बोल चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं 2-3 बार बोलूँगी तब जाके आप लोग करेक्ट करोगे, और तब प्रत्येक बच्चे का करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में आया और अगर आप लोग गलत कर दिए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा कि SCO का जो गठन हुआ था वो आपका 2001 में हुआ था। कब? 2001 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 15 जून 2001 में हुआ था SCO का गठन, याद रखिएगा। कई जगह 2003 मिलेगा, हालांकि ये आपका इनकरेक्ट है। मैंने फिर जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि भाई यही आपका सबसे ज़्यादा मतलब सटीक आपका जवाब है। बाकी 2003 आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 2001 कर लीजिएगा, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप इस चीज़ को समझेंगे और करेक्ट कर भी लेंगे। गलत पढ़ने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को पढ़ें ही ना, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। या फिर जैसे कोई चीज़ आपको मिलती है कि वो सही नहीं है तो आप अपने आप से भी करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि मैंने आपको बताया है ना वहाँ पे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, क्या? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली आपका जो है किसको चूज़ किया गया है? डॉक्टर M श्रीवास। किसको? डॉक्टर M श्रीनिवास को, याद रखिएगा, डॉक्टर M श्रीनिवास को। इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 5 ईयर्स के लिए की गई है। किसके लिए? कितने ईयर के लिए? 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। एम्स दिल्ली की स्थापना अगर हम बात करें किसकी, एम्स दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो एम्स दिल्ली की जो स्थापना हुई थी तो वो आपकी 1956 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अधिनियम 1956 के तहत आपके स्थापित किया गया था, ठीक।
मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाली वुल्फ हॉल 3 के लेखिका का सितंबर 2022 को निधन हो गया है। आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने बुकर पुरस्कार भी जीता और साथ ही साथ ये सबसे अधिक बिकने वाली जो पुस्तक थी वुल्फ हॉल 3, इनके जो हैं ये लेखिका रहे हैं। तो आप बताइए वो कौन है। तो डैम हिलेरी मेंटल। कौन है? डैम हिलेरी मेंटल जो है इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। ये आपके 70 साल के थे, याद रखिएगा। इनका हाल ही में निधन हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको 2 बार बुकर पुरस्कार मिला है, 2 टाइम्स। कैन यू इमेजिन, 2 टाइम्स। इनकी जो अंतिम पुस्तक थी द मिरर एंड द लाइट, कौन सी पुस्तक थी? द मिरर एंड द लाइट। ये 2020 में आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो भाई इनकी डेथ भी हो चुकी है और ये इतनी बड़ी जो है पुरस्कार के विजेता रहे हैं, तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हैं ये अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाली पुस्तक के लिए दिए जाते हैं। और इस बार मैंने आपको बताया था 2022 का जो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, ये आपके गीतांजलि श्री जी के बारे में आपको कई बार जिक्र किया हुआ है मैंने। गीतांजलि श्री जी को मिला है और ये यूपी के मैनपुरी की हैं। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो है टॉम्ब ऑफ सेंड। क्या है? टॉम्ब ऑफ सेंड। टॉम्ब ऑफ सेंड, रेत समाधि। इनका जो अनुवाद किया गया टॉम्ब ऑफ सेंड में, किसके द्वारा किया गया? डेजी रॉकवेल। ये आपको याद रखना है, डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया है। किसने? डेजी रॉकवेल ने किया है। रेत समाधि, कौन सी पुस्तक? रेत समाधि इनकी पुस्तक थी, याद रखिएगा। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट आप दीजिएगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। चलिए कोई नहीं, पढ़ लीजिए। 16 सितंबर 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, किसका? भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो जो है आपका $5.219 बिलियन से घटकर आपका 545, ये कुछ इनकरेक्ट है इसमें, नहीं ये बिल्कुल सही है। या तो आप बिलियन कहें या फिर आप बिलियन डॉलर कहें या फिर आप एक चीज़ और कह सकते हैं, अरब डॉलर भी कह सकते हैं, है ना। तो इतने बिलियन डॉलर से घटकर 545.625 बिलियन हो गया। कौन सी एजेंसी भारत में मुद्रा भंडार के संरक्षक हैं? तो याद रखिएगा कि जो आपकी एजेंसी भारत में मुद्रा भंडार के संरक्षक हैं वो हमारे कौन है? आपकी RBI हैं। कौन है? RBI हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं आपसे RBI की, किसकी? RBI की। तो RBI की स्थापना कब की गई थी? RBI की जो स्थापना की गई थी वो आपकी 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कब? 1935 में कोलकाता में इनकी स्थापना की गई थी, है ना। फिर आपको हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए, तो इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और RBI के जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। RBI का जो आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1949 में हुआ था। RBI के जो प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ, याद रखिएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इनका क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था, याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण जिसे आप कहते हैं। ठीक है, सो ये रहा आज का करेंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।